आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के नाम से भी जानते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। उसके पहले हम उस पिछले टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज हम फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, पर हमेशा की तरह उस टॉपिक से पहले हमने जो पिछला टॉपिक लिया था उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। हमारा पिछला टॉपिक था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हमने इस एक्ट को पढ़ा था। इनने इसको कुछ डिवीजन्स में डिवाइड किया था। 5 डिवीजन्स थे: बैकग्राउंड, रीजन, प्रोविजन, इम्पैक्ट एंड डिफेक्ट्स। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। जैसे ही कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो करती है इंडिया में। जब इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आती है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उनकी अथॉरिटीज़ के सामने रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म हो, इसकी डिमांड रखते हैं। वो कहते हैं कि नॉमिनेशन के कॉन्सेप्ट की जगह इलेक्शन के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा की बात आती है। इन सारी बातों के बाद फाइनेंशियल बिल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिमांड करती है कि इंडियंस जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको डिस्कशन का पावर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, उस समय के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन, वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उस कमेटी में वो इलेक्शन कॉन्सेप्ट, इलेक्शन प्रिंसिपल और नॉमिनेशन के कॉन्सेप्ट के बीच में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या होना चाहिए, इसको लेकर के वो उस कमेटी से डिमांड करते हैं। कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देती है और कहती है कि डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, बट द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रिजेक्टेड दैट प्लान ऑफ कमेटी एंड लॉर्ड डफरिन। और कहते हैं वो कि डायरेक्ट इलेक्शन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे जो हमने कल भी देखे थे। क्या होता है कि इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को बढ़ाया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर देते हैं। बंगाल में 20, मद्रास में 20, बॉम्बे में 8, आउध में 15, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 15 मेंबर्स को की संख्या कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उनको बजट में डिस्कशन करने का राइट दे दिया जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ उठाने की बात कर दी जाती है। और ये भी राइट उनको दे दिया जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात रखें, बट 6 डेज़ पहले यानी 6 दिन पहले उनको एक नोटिस दे करके बताना ज़रूरी कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता है कि आप बात तो उठा सकते हो, बट किसी भी तरीके से आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का कोई राइट नहीं होगा। ये भी देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ज़मींदार, ये सारे लोगों के ये चाहें तो ये अपने लोगों को रिकमेंड करके प्रोविंशियल काउंसिल्स में मेंबर भेज सकते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये राइट्स भी दिया जाता है कि वो नए लॉज बना सकें और पुराने लॉज को रिपील कर सकें, बट इन दोनों ही प्रोसीजर के लिए उनको वाइस रॉय की परमिशन कंपलसरी कर दी जाती है। एक बात और कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था उसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन होता था। उस सेंटर को बढ़ा करके इंडिया में भी उसका एक्सटेंशन कर दिया जाता है, जिससे इंडियंस को फ़ायदा होता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कमी कर दी जाती है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसके बाद उसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं। उसके इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट ये है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इनिशिएटेड, यानी कि नीचे के जो मेंबर्स थे उनको रिप्रेजेंटेटिव बना करके प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाने लगा। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को महत्व मिलने लगा, इंडियंस को वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलने लगी और ये पॉजिटिव स्टेप माना गया। साथ ही साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जो कमी की गई उससे ये देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया। हम ये भी देखते हैं कि ये जो एक्ट बनाया गया इसमें कॉमन मैन के लिए कुछ भी नहीं था। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि रिवीजन में आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। हमेशा की तरह हमने इस एक्ट को भी 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है: बैकग्राउंड, रीज़न, प्रोविज़न, इम्पैक्ट एंड डिफेक्ट।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड सेक्शन। जब हम इसके बैकग्राउंड सेक्शन की बात करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं, सबसे अच्छी बात है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को आपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से सुना होगा। इट इज़ द पॉपुलर नेम दैट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद कीजिए कि क्वीन विक्टोरिया जो थी उसने ये कहा था कि इंडियंस को इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पर ऐसा उनके कहने के बाद भी इंडियंस को ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। हमने ये भी देखा है, हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो लॉर्ड कर्जन था उस समय का वाइस रॉय, उसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। ही डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारे एजिटेशन, प्रोटेस्ट, अपराइजिंग्स हुए, जिसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी को ऐसा लगने लगा कि अब इंडिया में कोई ना कोई रिफॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये देखते हैं 1906 में आगा खान जो कि मुस्लिम लीग से थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। हमने ये भी देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमको याद होगा हिस्ट्री में, 1906 में होम रूल लीग मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्टिंग किया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमको इस एक्ट में को फिर से लाने की ज़रूरत है। जब हम इसके रीज़न देखते हैं यानी इमीडिएट कॉज, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो एक ही काम था, उनका था डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और शासन करो। सबसे पहला उनका काम था कि नेशनल मूवमेंट से मुस्लिम्स को डिसेमिनेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। फिर गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड जाते हैं और उस समय के SOS यानी मॉर्ले से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि रिफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी है इंडिया में और आप रिफ़ॉर्म कीजिए। साथ ही आपको याद होगा कि इस 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले वॉज दी SOS ऑफ एट दैट टाइम एंड मिंटो वॉज दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो इसका रीज़न है वो है जॉन मॉर्ले, यानी उस समय के जो SOS थे वो लिबरल गवर्नमेंट से आते थे। इंग्लैंड में बाई पार्टी सिस्टम है, आपको याद होगा, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स। वो लिबरल गवर्नमेंट से आते थे और वो चाहते थे कि इंडिया में पॉजिटिव रिफॉर्म्स हों, कुछ अच्छे रिफॉर्म्स, और वो हमेशा इंडिया के फेवर में ही रहे लिबरल पार्टी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम इनके प्रोविजन सेक्शन को। जब हम इसके प्रोविजन सेक्शन को देखते हैं तो बहुत सारे प्रोविजन हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता था कि एक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की और सेंट्रल असेंबलीज़ की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिवाइड किया जाता था कि ये दिस असेंबली इज़ रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पर मुस्लिम ही इलेक्शन फाइट करेगा और मुस्लिम ही वोट करेगा, यानी वहाँ रहने वाले अदर देन मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो भी लोग होंगे उनको वोटिंग का राइट भी नहीं होगा, यानी वहाँ के लोगों को कोई ऐसा राइट नहीं दिया जाएगा। उसको कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट। जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो उस समय के वाइस रॉय जो थे उनका ये कॉन्सेप्ट था, वो लेकर के आए थे। अगला प्रोविज़न है वो कहता है कि वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को जगह मिली। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन व्यक्ति को आप याद रखिएगा, वो लॉ मेंबर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोविज़न है, इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोविज़न हमें बताता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल्स थी उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। हमको पता होगा है कि सेंट्रल काउंसिल में 16 मेंबर्स थे, जिनको बढ़ा करके 60 कर दिया गया। प्रोविंशियल काउंसिल्स में बंगाल में 50 मेंबर्स कर दिए गए, मद्रास में 50 कर दिए गए, बॉम्बे में 50 कर दिए गए, यूनाइटेड प्रोविंस में 50 कर दिए गए, पंजाब, बर्मा और असम में 30 कर दिए गए। इस तरीके से वहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज बढ़ा दिए गई। इसके साथ एक प्रोविज़न लेकर के आए कि ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर बढ़ा दिया, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या तो बढ़ा दो, नंबर तो बढ़ा दो, बट मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स के पास रहेगी। आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑफिशियल मेंबर मतलब वो लोग जो कि कंपनी के या ब्रिटिश एम्पायर के सर्वेंट्स हैं।
और नॉन ऑफिशियल मेंबर वो लोग जो कि उनके सर्वेंट नहीं है, लाइक इंडियंस। पर एक अच्छी बात ये हुई कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होंगी वहाँ के पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी बनाई जा सकती है। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रोविज़न हमें बताता है कि जो नेक्स्ट प्रोविज़न है वो कहता है कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बजट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बजट से रिलेटेड कोई भी रिजोल्यूशन ला सकते हैं। और ये बहुत पॉजिटिव था, ये बहुत पॉजिटिव था, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन पूछने का राइट मिला। इसके बाद अगला हम प्रोविज़न देखते हैं। जो अगला प्रोविज़न है वो हमें बताता है कि जो काउंसिल्स थी उन मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, इन काउंसिल्स में 4 कैटेगरी के मेंबर हुआ करते थे। पहला कैटेगरी एक्स एफिशियो मेंबर यानी वाइस रॉय ऑफ इंडिया और उनकी काउंसिल। दूसरे वो लोग जो कि नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, जो कि गवर्नमेंट के सर्वेंट होते थे और नॉमिनेटेड बाय द वाइस रॉय होते थे। तीसरी कैटेगरी वो कि नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर यानी नॉमिनेट तो उनको वाइस रॉय करते थे पर वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते थे, नॉन ऑफिशियल्स होते थे। और चौथे मेंबर होते थे इलेक्टेड मेंबर्स जो कि अलग अलग कैटेगरी से यानी इंडिया की अलग अलग कैटेगरी से इलेक्ट होकर के आते थे। नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न ये था कि फॉरेन पॉलिसीज़ के इशू में और प्रिंसली स्टेट के इशू में कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं था और प्रिंसली स्टेट और फॉरेन पॉलिसी को वाइस रॉय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल खुद अपने लेवल पे डिसीजन लिया करती थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट। इस पूरे प्रोविज़न का क्या प्रभाव हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, इल इफेक्ट हुए, बैड इफेक्ट हुए। तो पहला एक जो बहुत बुरा प्रभाव जो आज हम देखते हैं, हिंदू सिख, मुस्लिम सिख, क्रिश्चियन, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ डिवाइड हुई। ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवीज़न करना, उनको अलग अलग रखना, उनसे अलग अलग काम कराना ताकि डिवाइड करके रूल किया जा सके, ताकत को कम की जा सके। इसके लिए हम लॉर्ड मिंटो को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि हम उनको जानते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। इसको आप याद रखिएगा, प्री में बहुत काम आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, यानी कि कम्युनलिज्म को लीगलिटी दे दी, कम्युनलिज्म को एक अलग जगह दे दी, ठीक। और उसको हम आज तक उस चीज़ से परेशान हैं। अगली बात, इस एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स थे। कॉलोनियल सेल्फ गवर्नेंस और होम रूल की बात हुई थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी, जिसका कुछ नहीं किया गया और इसने अपराइजिंग को बढ़ा दिया, इसने एजिटेशंस को बढ़ा दिया, इसने प्रोटेस्ट को बढ़ा दिया, इसने लोगों के एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ा दिया और इसके कारण बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ फाइट करने लगे, जिसका फ़ायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीडर्स को मिला और जिसके आगे चल करके उन्होंने बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम का काम किया। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इम्पोर्टेंट एक्ट है। सेपरेट इलेक्टोरेट दिमाग में उतार लीजिए, इसी एक्ट में आया था फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो। इनको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, प्रॉब्लम, इश्यूज़ हों, आप हमको कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आज का एक्ट यहीं पे फिनिश हो रहा है। आपको इस एक्ट से रिलेटेड नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो और आप ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो आप अपने घर में बैठ कर के, अभी कोरोना में अपन बाहर भी नहीं जा सकते, तो अपने घर से, मोबाइल से, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।